नई दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने उत्तराखंड निवास का किया निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। तलागढ़ पहुंची विधानसभा स्पीकर ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। मौके पर कई समस्याओं का किया निराकरण। संस्कृत प्रोत्साहन समिति का सभापति बनाए जाने पर रुद्रप्रयाग विधायक ने जताया सीएम और स्पीकर का आभार। कहा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर करते रहेंगे प्रयास। देहरादून को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम में हुआ कार्यक्रम आयोजित। सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान पर हुई चर्चा। न मानने वालों पर लगेगा जुर्माना। मंगलौर में एक प्रिंसिपल ने 4 छात्राओं की टीसी पर फेरी लाल कलम। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की शिकायत पर प्रिंसिपल को जारी किया नोटिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड निवास के नक्शे का अवलोकन कर भवन के सभी प्रावधानों की जानकारी ली। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि नए बन रहे उत्तराखंड निवास में कार्य की सुगमता के लिए दृष्टिकोण उत्तराखंड स्थानिक आयुक्त कार्यालय और उत्तराखंड राज्य सूचना केंद्र को स्थापित किए जाने के संबंध में विचार किया जाए। कोटद्वार के कालागढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी के नेतृत्व में निकाली गई। बता दें कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे देश में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसी दौरान 13 से 15 अगस्त तक भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने प्रदेश के सभी लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। निकालने पहुंचे हमें सबको बहुत गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं, इस देश के वासी हैं। और आज बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कालागढ़ में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कालागढ़ के रहने वालों के साथ आज हमने यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली। अपने झंडे का जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान आज हमने दोबारा से अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा दोबारा से झंडे के प्रति समर्पित। उत्तराखंड सरकार राज्य सरकार की योजनाओं के साथ केंद्रीय योजनाओं को जोड़कर बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर कुछ नई योजनाओं पर काम करने जा रही है। देहरादून में आयोजित PCU की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में PCU के माध्यम से स्टेशनरी क्रय की जाएगी। गंगोत्री का गंगाजल अब PCU के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। अमृत महोत्सव वर्ष में मोदी जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक सहकारिता को बहुत आगे ले जाने की जो योजना है, उसके तहत कल PCU की एक बैठक भवन समिति की देहरादून में हुई। उसमें बहुत सारे निर्णय हुए, जिसमें PCU का प्रशिक्षण अभियान, PCU का जो परिसंपत्ति विवाद था उसका निपटारा हो चुका है, वो हमें मिलने वाली है।
रुड़की के खंड विकास सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। शिविर में महिला समूहों को सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी गईं। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि जो महिलाएं घर पर काम करना चाहती हैं, सरकार उनकी सहायता कर रही है। साथ ही स्टेट डायरेक्टर राम नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री योजना के तहत कार्यक्रम चल रहा है। जितने हमारी महिलाएं हैं जो घर पे काम करना चाहती हैं और रोजगार मांग रही हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं कि वो अपना काम शुरू करें, जिससे कि वो और लोग रोजगार दे सकें। बैंक इसमें सहायता कर रहा है, सरकार सहायता कर रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है। सिर्फ 5 पैसे आपको लगाने, बाकी 95% पैसा सरकार लगा रही है। देखिए, महिलाएं घर में जो काम करती हैं उसी में आगे बढ़ाना है महिला को। जो महिला अचार बनाना जानती है, जो महिला पापड़ बनाना जानती है, जो महिला सिलाई करना जानती है, जो महिला घर में बैठ के बुनाई करना जानती है, वो अपने काम को आगे बढ़ाए। तो इसको पूरा करने के लिए हमारे 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है रोजगार के अवसर सृजित करना, और जो स्वरोजगार होगा तो कुछ चीजें उत्पादित होंगी, तो बिक्री योग वस्तुओं का जो है उत्पादन करना हो गया। फिर उसका जो व्यापक हमारा जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो है कि ग्राम स्वावलंबन की पैदा करना है, क्योंकि हम गांव से जुड़े हुए हैं। खादी और ग्राम उद्योग पहले ही जुड़ा हुआ है। तो ग्राम में जो गांव में जो लोग हैं पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, हम उनके घर पे, उनके दर पे, बहुत सरल है, बहुत सुलभ है, PMEGP द्वारा इतना सरल है कि एक छोटा सा बच्चा भी ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकता है। तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी हमारा आदमी गांव का हो या वो शहर का हो, इसके लिए पलायन नहीं करे कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। उत्तराखंड में रॉयल्टी के नए नियमों का ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। राज्य के थराली में ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण सिंचाई विभाग में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संघ ने सीएम के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें रॉयल्टी के नियमों में बदलाव वापस लेने के साथ ही बढ़े हुए GST को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं ठेकेदारों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश में, चाहे वो गढ़वाल मंडल में हो, चाहे कुमाऊं मंडल में हो, सारे ठेकेदार आंदोलित है और सरकार के इस कदम के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। हमारा ये थराली विकास खंड है या नारायणगढ़ है, देवाल है, तीनों विकास खंडों के ठेकेदार एकत्रित होकर के आपके माध्यम से आज सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर इस पर आपने पुनर्विचार नहीं किया तो हम जो कार्य नहीं होने चाहिए उसके लिए बाध्य होंगे और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कुछ दिन पहले अभी कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसमें उनके रॉयल्टी को लेकर के और GST को लेकर के कई वृद्धियां किए हैं उन दरों में। हमारा संपूर्ण ठेकेदार यूनियन का अनुरोध है सरकार से कि वो पुनर्विचार करें और इस तरीके से बिना विचार किए हुए, बिना किसी नियम को आप संज्ञान में लाए बिना अगर थोपने का काम करोगे तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठेकेदारी के साथ साथ पूरे जनता के ऊपर भी GST की मार सरकार एक के बाद एक तरीके दर बढ़ा करके उनके ऊपर लगा रही है, जो पूर्ण तरह से निंदनीय है। 28 जून को जो है सचिव महोदय ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हैं उनमें जो रॉयल्टी इससे पूर्व जो है विभाग हमारे बिलों से काटता था, लेकिन अब ये नियम निकाल दिया गया है कि कहीं भी क्षेत्र में निर्माण कार्य हो वहाँ जो है अभिवन पास प्रपत्र 11 और फॉर्म J लगाना अनिवार्य है। एक पहाड़ों में ये जो है बिल्कुल भी कहीं से भी जो है व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो इतने क्रैशर है न खनन के पट्टे हैं, इसलिए ये कर पाना नामुमकिन है। इसलिए आज हमने पुनः जो है तालाबंदी की। अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे और संपूर्ण सरकारी दफ्तरों को तालाबंदी करके बंद करेंगे। हम इसलिए चाहते हैं कि शीघ्र हमारी मांगों पर विचार किया जाए और ये बढ़े हुए रॉयल्टी के नियम। मंगलौर के राजकीय कन्या विद्यालय के प्रिंसिपल ने हाई स्कूल पास बेटियों का भविष्य अंधकार में डुबा दिया। बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने टीसी में लाल पेन से मार्क कर 4 छात्राओं का आचरण दर्शाया है। वहीं 14 साल की उम्र वाली छात्राओं पर विद्यालय में राजनीति करने, विभागीय आदेश की अवहेलना करने, प्रधानाचार्य का अपमान करना और असंतोषजनक व्यवहार करना बताया है, जिससे छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है और ऐसी स्थिति में छात्राओं का भविष्य
अधर में लटक गया है। वहीं परिजनों के टीसी में लाल पेन से मार्क आचरण देख होश उड़ गए हैं। वहीं शिक्षकों के व्यवहार को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक से 10th क्लास सेकंड डिवीजन से मैंने क्रॉस कर ली है। कुछ मंथ बाद जैसे कि हमारी मार्कशीट आ चुकी थी विद्यालय में, तो हम अपनी टीसी लेने के लिए गए तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें टीसी अभी नहीं मिलेगी और पहले तुम टैबलेट और वो उसके 12,000 जो तुमने रिटर्न करे हैं वो दिखाइए। उसके बाद हमने उन्हें स्लिप वगैरह सब कुछ वहाँ सबमिट करा दी। जैसे हम फिर टीसी लेने के लिए गए तो हमने वहाँ से टीसी ले ली और उन्होंने हमारी टीसी पे कुछ अनौपचारिक शब्द का प्रयोग किया, जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, वो हो सकती है। आगे एडमिशन लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो भी डर रहे हैं कि ऐसे बच्चे को हम अपने विद्यालय में नहीं ले सकते। राजकीय जूनियर हाई स्कूल मानक चौक में पढ़ते हैं, तो कुछ टीसी का मसला था। टीसी मांग रही थी तो मैडम टीसी देने से इनकार कर रही थी, और जब इन्होंने ज़्यादा जोर दिया और हम वहाँ पर गए तो इन्होंने इनकी टीसी पे इनके जो आचरण लिखा जाता है उसके बारे में बहुत अशोभनीय, बहुत गलत बातें लिख दी, जिससे ये एडमिशन लेने के लिए जो इंटर में गए राजकीय इंटर कॉलेज में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कह दिया कि पहले ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है आप इसको हटवाइए और जब हम इनको एडमिशन देंगे। 4 बालिकाएं मेरे यहाँ कार्यालय में आई थी मेरे पे, उन्होंने बोला, उन्हें टीसियाँ दिखाई थी कि संबंधित प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक द्वारा उनके चरित्र में कुछ रेड पेन से अंकित किया गया है, जिस पर उनको विरोध था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लिया गया है, तो उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण में दिया गया है, तो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब उनके द्वारा भी बच्चों के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो दोनों पक्षों को मैंने सोमवार को जो है विद्यालय में बुलाया 11 बजे, और मैं विद्यालय में जाकर स्थलीय रूप से दोनों पक्षों को सुनूंगा, तब मैं बता पाऊंगा कि इसमें किस पक्ष पे जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है। इस संबंध में जांच के ही बाद में टिप्पणी कर पाऊंगा। लोहाघाट में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को कैंटर ने रौंद दिया। बता दें कि पिथौरागढ़ लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में छात्र स्कूली रैली में शामिल होने गया था। सड़क पार करते समय बेकाबू कैंटर ने छात्र को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने शिक्षक और शिक्षा विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्रीय विधायक कुशाल सिंह अधिकारी व पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने घटना पर दुख जताते हुए मिरचुरी पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने रैली में बुलाया गया था। प्रथम दृष्टया यह है कि भाई स्कूल से रैली स्थल तक ले जाने की जिम्मेदारी प्रथम दृष्टि उस स्कूल के अध्यापक की होती है, और दूसरी बात है जिस जगह पर बच्चों का ज़्यादा आवागमन है उस स्थान पर एनएच को हल्के ब्रेकर बना चाहिए, ताकि जो स्पीड में जो गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि आजकल एनएच बहुत अच्छा हो गया है, इस कारण से बहुत तेज़ी की स्पीड में गाड़ियां भाग रही हैं। तो जहां पर खतरे की जगह है उन जगह पर एनएच को भी इसमें जिम्मेवार माना जाएगा, उनको स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। संकुल बापुर के न्याय पंचायत के खेल आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें निकटतम विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था। तो जो बच्चा है वो अपने विद्यालय से जीआईसी बापुर में जा रहा था, तो एक ट्रक जो था वो रेस ड्राइविंग के चलते उस ट्रक ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें कि उसकी ये दुखद दुर्घटना घटी। बापरू के पास एक कैंटर चालक द्वारा एक बच्चे को सड़क दुर्घटना में मृत्यु कर दी है। जो कैंटर चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है, और बच्चे का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, और इसमें अभियोग पंजीकृत कर कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डीजल चोरी के एक मामले में फरार चल रहे गोकुल नगर किच्छा निवासी अभियुक्त मुमताज को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 3 गैलन में 120 लीटर डीजल बरामद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि डीजल चोरी के मामले में पिछले कई दिनों से फरार चल रहे अभियुक्त मुमताज को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोच लिया, जिसे 3 गैलनों में 120 लीटर डीजल भी बरामद हुआ है। जांच के उपरांत सामने आया है कि उक्त अभियुक्त पहले भी कई चोरी के मामलों में शामिल है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस अभियुक्त की पुरानी हिस्ट्री खंगाल रही है। साथ ही अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में एक डीजल चोरी की घटना हुई थी, उसका उसी समय अभियोग पंजीकृत करके कुछ मुलजिम गिरफ्तार किए थे और तेल भी बरामद हुआ था। उसमें एक मुलजिम फरार चल रहा था, मुमताज नाम का। उसको कल हमारी पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है और उसके पास से हमारा चोरी का 3 गैलन में लगभग 120 लीटर डीजल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया। और पूर्व में भी ये तेल चोरी घटनाओं में प्रकाश में आया है। इसके द्वारा पूर्व में भी जानकारी मिली है कि इसके द्वारा पूर्व में भी तेल चोरी घटनाएं की गई। पौड़ी जिले के कालागढ़ में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द खाली पदों पर भर्ती निकलना शुरू हो जाएगी। महिला और युवाओं को कैसे स्वावलंबी बनाना है, उस पर काम किया जा रहा है। नौकरियां अब निकलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन महिलाओं को और जो हमारे युवा हैं उनको कैसे स्वावलंबी बने, खुद ही अपनी छोटे छोटे स्टार्टअप्स बिजनेस कैसे शुरू कर पाएं, इनके समूहों किस तरह से समूहों को हम आगे बढ़ा पाएं, इस पर मैं कार्य कर रही हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं और मेन समस्या जो यहाँ पर लोगों की है वो परिवार रजिस्टर की है। उसको किस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकें, इसमें सारे के सारे विभाग एसडीएम साहब से लेकर और फॉरेस्ट जिम कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर एसडीओ से लेकर सारे अफसरान को यहाँ लाया गया था, ताकि हम जो यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उनको समझें अच्छी तरीके से और एक अच्छा ईमानदार प्रयास करें कि उनको हम किस तरह से सुलझा सकते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी जैविक खेती की जानकारी लेकर अपने विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता कर दौरे की जानकारी साझा की और भविष्य में उत्तराखंड के उत्पादों का विदेशी निर्यात किए जाने की बात कही। अब राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने यूरोपीय देशों की 4 कंपनियों को उत्तराखंड में आने का न्योता दिया है। उत्तराखंड सरकार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 2025 तक दोगुना उत्पादन करेगी। संस्कृत भाषा को लेकर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि संस्कृत को लेकर मेरा अल्प ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में संस्कृत भाषा के लिए जो भी लोग प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक मंच पर लाकर संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए सरकार और समाज के स्तर पर काम करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में और संस्कृत को देववाणी के रूप में आज जाना जाता है। साथ ही आज पूरे विश्व में ही नहीं, नासा ने भी स्वीकार करते हुए माना है कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक, अनुशासित और सबसे पुरातन भाषा संस्कृत है और अब समय आ गया है कि हमारी सरकार संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए काम करने वाली है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक चौधरी ने संस्कृत प्रोत्साहन समिति का सभापति बनाए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का धन्यवाद किया है। के रूप में उत्तराखंड को जाना जाता है और देववाणी के रूप में संस्कृत को जाना जाता है और आज पूरे विश्व में यहाँ तक कि नासा ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक, सबसे अनुशासित और सबसे पुरातन भाषा जो है वो संस्कृत है और अब समय आ गया है कि इसके प्रोत्साहन के लिए हम हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विधानसभा की जो संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति है
काशीपुर के रिहायशी इलाकों में तेंदुआ देखा गया। शिकार की फिराक में घूमते तेंदुए ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ उजाला अस्पताल के पास रुद्राक्ष मेडिकल स्टोर की ओर घूमता दिख रहा है। इसके बाद वन विभाग सर्चिंग में लग गया है। बाजपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं आए दिन अज्ञात चोरों के द्वारा कार के शीशे तोड़कर बैटरी और टायर को चुराया जा रहा है, जिसे लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने टीम गठित की, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। अलग अलग जगहों पर रात में लोगों की जो गाड़ियां पार्क रहती हैं सड़क पर, उनके शीशे तोड़कर फिर उसमें से बैटरी चोरी और भी जो कोई सामान जैसे सीट कवर और 1-2 गाड़ियों से टायर, इस तरह का सामान चोरी करके ले जाया गया। इस पर हमारे थाने में इसमें 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए और उसके बाद थाने से एक टीम हमने इसमें गठित की। थाने की टीम में इसमें सुराग बतारसी करते हुए और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। इसमें हमारी पहचान में 2 लोग इसमें संदिग्धों की पहचान हुई। इन पर हमने फिर इन संदिग्धों को हमने ट्रेस करने का काम किया। उसके आधार पर हमने 2 व्यक्ति, एक अर्शदीप और दूसरा ये गोपी, इन दोनों को इसमें अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से 4 गाड़ियों से शीशे तोड़कर जो सामान ले जाया गया, सारा सामान हमें बरामद हुआ है। सभी बैटरियां और 2 टायर भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये जुर्म करना कबूल भी किया गया है। रामनगर में अपहरण हुए युवक सुहेल सिद्दीकी का शव बाइक के साथ बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी जगदीश चंद्र ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक फौजी ही हत्यारा निकला। वहीं बहन से शादी करने से मना करने पर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं नगर में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। में अभी तक की पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो खुलासा किया गया है, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक अन्य अज्ञात दिखाया गया है। हमारा मानना यह है कि जहां से सुहेल को उठाया गया, उसके बाद मारपीट कर उसे गाड़ी में लेके गया, जहां से उसे किडनैप किया गया था, उस फुटेज में 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बावजूद आप कैसे मान सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी, बहुत होनहार नौजवान युवा साथी को 2 लोग कैसे उठा के ले जाएंगे कि एक आदमी उसकी मोटरसाइकिल भी बाद में चला करके लेके गया। तो ये चीज कहीं पर भी ये नहीं हजम नहीं हो पा रही सबको कि मात्र 2 लोगों के द्वारा इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, कि बॉडी को भी इतनी तरीके से डैमेज किया गया। साल पहले उसके द्वारा सुसाइड किया गया था। उसका ये कहना था कि ये सुहेल सिद्दीकी के साथ इसके अवैध संबंध थे और जब शादी के लिए दबाव डाला गया तो उसने मना कर लिया। इसी कारण से उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तब से ये लगातार सुहेल सिद्दीकी से रंजिश रखने लगा था और उसके हत्या की योजना बना रहा था। आरोपी भरत की गिरफ्तारी कर ली है। जो दूसरा आरोपी दिनेश टमटा, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास एवं विकास परिषद की 12वीं बोर्ड बैठक ली है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अधिकारियों को पीएम आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जो काम पूरे हो चुके हैं उनके लाभार्थियों को आवास आवंटन के निर्देश दिए। समय समय पर निरीक्षण कर निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान देने और राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा गया है। परिषद की आज 12वीं बोर्ड की बैठक हुई है और बहुत ही बड़ी बैठक ये चली। लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच हम बैठे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड के द्वारा लिए गए। चूँकि हमारे यहाँ पीएम आवास योजना बहुत समय से चली आ रही है, तो उसको बहुत तेज़ी से करने के मेरे द्वारा एक अध्यक्ष के रूप में निर्देश दिए गए। और जिन परियोजनाओं का काम शुरू हो गया है और उसमें किस प्रकार से हम लाभार्थियों को लाभ दे सकते हैं, ये भी इस बैठक में निर्णय हुआ है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।